Hello दोस्तों, I welcome you all to the Sahas Institute, your own personalized tuition. फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारे पैम्पलेट का एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। तो ये सॉल्यूशन हम लोग शुरू करें इससे पहले आप लोग अपने साथ हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट, आपकी नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर सब लेके रेडी हो जाओ और मेरे साथ साथ इस पूरे एग्जाम्पल को समझ के अपनी नोटबुक में इसका सॉल्यूशन करना है। देखो ये एग्जाम्पल थोड़ा लेंथी है और कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आप लोगों को जहां पर भी कंफ्यूजन लगे इस वीडियो को पॉज करके या तो फिर रिवाइंड करके उसको समझिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में टाइटल क्या दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ यस एंड जस एज ऑन 31 मार्च 2017 इज एज फॉलो। और हमको ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और लास्ट में यहां पे लिखा हुआ है प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कहीं पे भी पार्टनर के पी एंड एल रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब कि यस और जस के बीच का पी एंड एल रेशियो इक्वल होगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजंस। अब यहां पे ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन हमें दी है उसमें सबसे पहले देख लो कि कहीं पे भी करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स दिख रहा है, तो आप एक बार ऊपर से देखोगे तो आपको कहीं पे भी पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं दिखेगा, मतलब कि यहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम यूज होगी और हमें कैपिटल अकाउंट का सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होगा, यहां पे करंट अकाउंट नहीं बनेगा। तो चलिए आप लोग अपने हाथ में पैम्पलेट ले लीजिए और मेरे साथ साथ ये ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम्स का बाइफर्केशन पेंसिल से लिखना है। देखो सबसे पहले कहा है ड्राइंग यस एंड जस दोनों का, तो जो ड्राइंग है दोस्तों वो आएगा कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो वहां पे आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन स्टॉक और ब्रैकेट में 1 अप्रैल लिखा है, मतलब कि ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। देन लिखा है कस्टमर्स, कस्टमर्स का मतलब होता है दोस्तों डेटर्स, तो डेटर्स आएंगे बैलेंस शीट असेट साइड। देन परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। वेजेस ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे। देन बिल्स रिसीवेबल ये हमारे लिए असेट है इसलिए बैलेंस शीट असेट। देन 6% इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2016, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बैलेंस शीट में असेट साइड पे आता है, पर यहां पे दोस्तों ब्रैकेट में हमको डेट दी हुई है और परसेंटेज भी दिए हुए हैं, मतलब कि यहां पे हिडन एडजस्टमेंट है, क्योंकि जब भी ट्रायल बैलेंस के कोई आइटम के साथ आपको कोई परसेंटेज या डेट या ईयर्स ऐसा कुछ दिया है तो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ हिडन एडजस्टमेंट। तो यहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके ऊपर के इंटरेस्ट का यहां पे एडजस्टमेंट होगा, तो यहां पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। मैं ब्लू कलर की पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोगों को यहां पे अंडरलाइन करनी है। और यहां पे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है तो ये इनकम होती है हमारी, तो एक बार क्रेडिट साइड पे चेक कर लेते हैं कि क्या कोई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है। तो देखो आप पी एंड एल अकाउंट में यहां पे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे देखोगे तो देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये दिया हुआ है जो कि इसके साथ ही कनेक्टेड है, तो हम उसको भी हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अभी तो आप फिलहाल सिर्फ इतना ही लिखोगे कि 6% इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट असेट साइड। देन सैलरी पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद कैश बैलेंस तो वो भी बैलेंस शीट असेट साइड। डिस्काउंट अलाउड तो ये हमारे लिए आएगा पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे। गुड्स रिटर्न देखो डेबिट बैलेंस में गुड्स रिटर्न दिया है, मतलब कि ये सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न कहां पे रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद कहा है बैड डेट, तो बैड डेट आता है दोस्तों पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे। देन स्टेशनरी एक्सपेंस वो भी रहेगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट, और ऑफिस एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। उसके बाद दिया है मोटर कार जो कि व्हीकल हमारे लिए असेट है, तो बैलेंस शीट असेट। सिमिलरली बिल्डिंग भी असेट। उसके बाद इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके रखना, देखो इंपॉर्टेंट टिक करना है, एडजस्टमेंट का टिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे क्या कहा है प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस, सिर्फ ऑफिस एक्सपेंस हो तो वो पी एंड एल डेबिट आता है, पर ये प्रीपेड है तो ये हमारे लिए असेट है, बैलेंस शीट में असेट साइड पे रिकॉर्ड होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? यहां पे दोस्तों ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड की सारी आइटम का बाइफर्केशन कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे जो इंफॉर्मेशन दी है उसका बाइफर्केशन करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कैपिटल ऑफ यस एंड जस। तो ये कैपिटल आएगी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। उसके बाद है सप्लायर। सप्लायर का मतलब होता है दोस्तों क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। मैं एल लिख रहा हूं, इसका मतलब इंडिकेट कर रहा हूं लायबिलिटी। देन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। देन बिल्स पेबल लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमको मिलता है इंटरेस्ट, तो हमारे लिए इनकम है, तो पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड, जो कि हमने डेबिट साइड पे जो इन्वेस्टमेंट देखा है उसके साथ कनेक्टेड है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, इसलिए एल। गुड्स रिटर्न, ये क्रेडिट साइड पे दिया है, मतलब कि ये परचेस रिटर्न है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेस में से माइनस होगा। उसके बाद रेंट रिसीव्ड इनकम है, इसलिए पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट। सिमिलरली डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी इनकम है, तो ये भी पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट। बेड डेट रिजर्व, इसके लिए हमें बेड डेट वाला टेबल याद करना है, और ये बेड डेट रिजर्व वो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे बेड डेट के टेबल में से माइनस होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे पी एंड एल डेबिट माइनस फ्रॉम बेड डेट। उसके बाद जो है उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट टिक करो, क्योंकि पहली बार आ रहा है, कुछ टफ नहीं है। देखो क्या कहा है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो कोई स्टूडेंट यहां पे गलती से उसको ड्राइंग समझ के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देगा कि सर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, तो ये तो ड्राइंग हो गया ना। देखो दोस्तों, यहां पे बैलेंस क्रेडिट साइड पे दिया है, तो यहां पे हम कैपिटल में डेबिट साइड एज ए ड्राइंग नहीं लिख सकते। अब याद करो, मैंने आपको जब बाइफर्केशन डिस्कस करवाया था, समझाया था, तब कहा था कि गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे सेल्स में से माइनस होता है, तो ये गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेस जो होता है उसमें से माइनस हो जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक करो। देखो सिर्फ वेजेस हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे आते हैं, पर ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो ये आएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। तो यहां पे दोस्तों हमारे ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम का बाइफर्केशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहां पे जो हमें अलग अलग 9 एडजस्टमेंट दिए हैं, ये सभी के सभी एडजस्टमेंट वन बाय वन डिस्कस करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक में टाइटल दे दो एग्जाम्पल नंबर 3 और वर्किंग नोट फॉर एडजस्टमेंट, और यहां पे जितने भी एडजस्टमेंट, मैं आपको सारे एडजस्टमेंट समझाऊंगा, उसमें से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट लगते हैं वो उसको नोट डाउन करो। जो बहुत सिंपल है उसकी आप डायरेक्ट पोस्टिंग कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला हमारा एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट एट 5% पर annum ऑन कैपिटल, ये एक पार्ट हुआ, एंड ऑन 10% ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ। देखो ड्राइंग के ऊपर 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, पर वो सिर्फ 6 मंथ का, जबकि जो कैपिटल है उसके ऊपर हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट क्या होगी, तो पहला रहेगा दोस्तों पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। ये दो इफेक्ट क्लियर हुई। अब हम देखते हैं दोनों की अमाउंट क्या होगी। तो देखो पहला हमारा पार्टनर जो है वो है यस। भाई साहब दोनों की कैपिटल देख लो, यस की है 50,000 और जस की है 40,000। तो यहां पे पहले हम लोग लिखते हैं यस, और यस के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो उसकी अमाउंट ऑफ कैपिटल है 50,000 इंटू 5%। तो आप कैलकुलेटर पे चेक करोगे दोस्तों, तो 50,000 कैलकुलेटर पे देखो 50,000 इंटू 5%, तो अमाउंट हो गई 2,500 यस की। और सिमिलरली जस की, तो जस की जो कैपिटल है वो है 40,000, तो 40,000 के 5%, तो बिना कैलकुलेटर के ही हो सकता है 2,000। तो ये अमाउंट से इसकी दो पोस्टिंग होने वाली है। इसी का दूसरा पार्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 10% फॉर 6 मंथ। तो यहां पे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दो इफेक्ट क्या होगी, तो पहली इफेक्ट पी एंड एल
एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और दूसरा कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। अब इंपॉर्टेंट चीज है दोनों की अमाउंट। तो देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यस की। तो यस उसका ड्राइंग कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो देखो यस का ड्राइंग है 8,000 रुपए का। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 8,000 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि बोल दिया है कि 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो देखो कैलकुलेटर पे यहां पे सिंपल आप लोग अपने कैलकुलेटर पे करोगे 8,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो अमाउंट कितनी हो गई 400 रुपीज। तो यहां पे यस के लिए लिखेंगे हम लोग 400। और सिमिलरली जस का ड्राइंग कितना है, देखो जस का ड्राइंग हमने अभी डिस्कस किया 4,000 रुपीज है। तो यहां पे 4,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो यहां पे कैलकुलेटर पे हम लोग वर्किंग करेंगे 4,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो अमाउंट कितनी हो गई 200। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 200 और ये अमाउंट से ये दोनों जो एडजस्टमेंट है इसका पोस्टिंग हमें करना होगा। ये क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट 2, 3, 4 ये सभी के सभी बहुत सिंपल से है। देखो सबसे पहले कहा है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 15,000 है, मार्केट वैल्यू है उसकी 12,000। तो हमें कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक का रूल पता है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो 15,000 बुक वैल्यू, 12,000 मार्केट वैल्यू, कम कौन सी है 12,000 है ऑब्वियसली। तो फिर हम लोग ये 12,000 से क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पे वैल्यू कंसीडर करनी है 12,000, दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड। ये क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस रुपीज 500। तो 500 रुपए से इसकी दो पोस्टिंग करनी होगी, अमाउंट 500 स्टेशनरी एक्सपेंस है। तो पहली इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे प्लस इन स्टेशनरी, और दूसरा आउटस्टैंडिंग है इसलिए दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। और फोर्थ नंबर का हमारा एडजस्टमेंट है प्रीपेड वेजेस। देखो प्रीपेड, जब भी प्रीपेड वर्ड आता है, प्रीपेड हो या प्री रिसीव्ड हो, तो वो इनकम या एक्सपेंस में से माइनस करना पड़ता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। तो यहां पे 400 रुपए की दो इफेक्ट, एक वेजेस होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो एक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस फ्रॉम वेजेस और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे। तो यहां पे ये तीनों एडजस्टमेंट हमने रिकॉर्ड किए, तो अब इसकी अंडरलाइन कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के आइटम के नीचे। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक तो अलग होता है, स्टेशनरी और वेजेस इन दोनों को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। तो यहां पे मैं येलो कलर की पेन से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि पता चले। देखो जो हिडन एडजस्टमेंट थे वो मैंने ब्लू की है, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट में येलो कर रहा हूं, आपको तो सिर्फ पेंसिल से अंडरलाइन ही करनी है। तो यहां पे एक वेजेस आए, तो वेजेस को मैंने हाईलाइट कर दिया, और दूसरा आया स्टेशनरी एक्सपेंस। तो ये स्टेशनरी एक्सपेंस 800 रुपीज, इसको भी अंडरलाइन कर दोगे। उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट जो हमारा है दोस्तों वो है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब प्री रिसीव्ड रेंट हो गया 200 रुपए, एंड डिस्काउंट रिसीवेबल 40। एक ही फिफ्थ नंबर के एडजस्टमेंट में दो चीज है, तो हम फिफ्थ ए फिफ्थ बी करके अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले रेंट रिसीव्ड इन एडवांस मतलब के प्री रिसीव्ड रेंट 200 रुपए, तो इसकी दो इफेक्ट P&L अकाउंट क्रेडिट साइड पे, क्योंकि रेंट रिसीव्ड होता है P&L में क्रेडिट साइड और ये प्री रिसीव्ड है तो उसमें से माइनस करेंगे, और प्री रिसीव्ड है इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। जबकि दूसरा है डिस्काउंट रिसीवेबल, मिलना बाकी है डिस्काउंट, तो यहां पे इसकी 40 रुपीज से टू इफेक्ट, पहली P&L क्रेडिट साइड पे जो डिस्काउंट दिया हुआ है उसके अंदर प्लस कर देंगे, और दूसरा ये रिसीवेबल है इसलिए बैलेंस शीट असेट साइड। क्लियर हुआ दोस्तों। तो चलिए यहां पे हम लोग इसको
रेंट और डिस्काउंट को हाईलाइट कर देते हैं। तो देखो क्रेडिट साइड पे यहां पे हमको दिया ये रहा रेंट रिसीव्ड, जिसकी वैल्यू है 600 रुपीज, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इसकी है 400। तो ये दोनों के नीचे आप लोग अंडरलाइन कर दोगे। उसके बाद 6th नंबर का एडजस्टमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको एग्जाम में ये एडजस्टमेंट दिखे। तो देखो हमारे एडजस्टमेंट में कहा क्या है, फ्रॉम डेटर्स राइट ऑफ 1000 एज बेड डेट, प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। तीन अलग अलग चीजें हमें कही है। पहला कहा है बेड डेट, तो तीनों पार्ट को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला कहा है बेड डेट, और बेड डेट की वैल्यू एग्जांपल में डायरेक्टली दे दी है जो कि है 1000। तो उसकी इफेक्ट आएगी P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे प्लस इन बेड डेट, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे माइनस फ्रॉम डेटर्स। ये इसकी दो इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद उसी के अंदर सेकंड पार्ट हमें कहा है डिस्काउंट बेड डेट रिजर्व एट 5%। तो वैल्यू हम लोग ढूंढते हैं, पर इसकी पोस्टिंग तो सेम बेड डेट जैसी ही होती है। तो पहले हम लोग लिख देते हैं बेड डेट रिजर्व। अमाउंट का वर्किंग में अभी आप लोगों को समझा रहा हूं। दो इफेक्ट सेम, P&L अकाउंट डेबिट साइड प्लस इन बेड डेट, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड माइनस फ्रॉम डेटर्स। और उसके बाद उसी के अंदर एक और पॉइंट है जो कि है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है पर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये डिस्काउंट रिजर्व है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, जिसकी दो इफेक्ट, एक आती है P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे, पर डिस्काउंट अलाउड में प्लस होता है, मतलब प्लस डिस्काउंट अलाउड। और उसकी दूसरी इफेक्ट वो सेम रहेगी, बैलेंस शीट में असेट साइड माइनस फ्रॉम डेटर्स। अब इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी दोस्तों कि बेड डेट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व की अमाउंट कैसे पता करें। तो चलिए इसका भी वर्किंग नोट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देखो कि हमको डेटर्स कितने दिए हैं। यहां पे डेटर्स की जगह पे नाम दिया है कस्टमर्स। तो देखो ये रहे कस्टमर 29,000। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखते हैं डेटर्स यानी कि कस्टमर 29,000, जिसमें से सबसे पहले हमें क्या कर देना है, जो बेड डेट एडजस्टमेंट किया 1000 रुपीज, उसको माइनस करेंगे। तो माइनस बेड डेट एडजस्टमेंट वाला, तो 1000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 28,000। अब ये 28,000 की जो वैल्यू बची है दोस्तों, उसके ऊपर बेड डेट रिजर्व एट 5% कैलकुलेट होता है। तो माइनस बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट का एट 5%, और ये 5% किस चीज के, 28,000 के 5%। तो कैलकुलेटर पे हम लोग ये 5% की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। देखो कैलकुलेटर पे 28,000 इंटू 5%, तो वैल्यू क्या हो गई 1400, जो कि यहां से हमें एज अ बेड डेट रिजर्व माइनस करनी है। तो ये 28,000 में से 1400 माइनस करोगे आप, तो आपको जो बैलेंस मिलेगा उसके ऊपर हमें डिस्काउंट रिजर्व फाइंड आउट करना होता है। तो 26,600, ये जो वैल्यू आई इसके ऊपर हमें 2% के हिसाब से डिस्काउंट रिजर्व कैलकुलेट करना है। तो यहां पे नेक्स्ट टाइटल देंगे डिस्काउंट रिजर्व एट 2%, और ये 2% जो है दोस्तों वो 26,600 का है। तो 26,600 इंटू 2%, तो वैल्यू आई 532। तो यहां पे हम लोगों को ये 532 रुपीज से ये इफेक्ट पास करनी है, और ये 26,600 में से 532 को माइनस करोगे तो जो बैलेंस बचेगा वो आपका बैलेंस शीट में डेटर्स में आउटर कॉलम में जाने वाली अमाउंट, जो कि होगी 26,068। तो यहां पे देखो दोस्तों बेड डेट रिजर्व की अमाउंट हमें कितनी मिली और डिस्काउंट रिजर्व की अमाउंट कितनी मिली, ये दोनों हम लोग यहां पे लिख देते हैं। तो देखो बेड डेट रिजर्व की अमाउंट हो गई 1400, ये यहां से आए
और डिस्काउंट रिजर्व की अमाउंट हमको मिली 532, वो हम लोग यहां से लाए। तो ये क्लियर हुआ? इसको ध्यान से अच्छे से समझ के अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो इस एडजस्टमेंट में जिन जिन चीजों को इफेक्ट हुई है हम उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, यानी कि सबसे पहले कस्टमर यानी कि डेटर्स, उसके बाद बिड डेट, फिर यहां पे डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, ये रहा डिस्काउंट अलाउड 1400, इसके नीचे भी हमें अंडरलाइन करनी होगी, और ये डिस्काउंट बिड डेट रिजर्व जो कि टेबल में माइनस होता है। तो इन सारी चीजों के नीचे आप लोग अंडरलाइन कर दोगे ताकि आपको पता चले कि यहां पे हमें एडजस्टमेंट के लिए लाइन ड्रॉप करनी है। देन 7th नंबर का एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार। तो मोटर कार की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में देखो कितनी है, तो यहां पे मोटर कार हमको एग्जांपल में दी है 52,000। तो 52,000 के 10%, जो कि ऑब्वियसली बहुत सिंपल होता है। तो यहां पे पहले एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट देख लेते हैं, एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे माइनस फ्रॉम मोटर कार। अब इंपॉर्टेंट चीज है इसकी अमाउंट। तो ये तो बहुत सिंपल है, 52,000 के 10% यानी कि 5200, ये अमाउंट से यहां पे हम एडजस्टमेंट का पोस्टिंग कर देंगे। और यहां पे हमें ट्रायल बैलेंस में मोटर कार के नीचे अंडरलाइन भी करनी है क्योंकि यहां पे एडजस्टमेंट आया, तो मैं यहां पे इसको अंडरलाइन कर देता हूं। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर दो। गुड्स वर्थ ₹2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹80%। 80% का क्लेम यहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने एडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले तो गुड्स कितने का डिस्ट्रॉयड हुआ है, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड जिसकी वैल्यू हमें यहां पे दी हुई है ₹2,000, इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना एक्सेप्ट किया, तो इंश्योरेंस कंपनी 80% क्लेम एक्सेप्ट किया। तो 2000 के 80%, तो 2000 इंटू 80% आप लोग करोगे तो देखो कैलकुलेटर पे 2000 इंटू 80%, तो हमें वैल्यू मिलेगी 1600। और इंश्योरेंस कंपनी 80% के हिसाब से 1600 रुपए देगी, मतलब बाकी के जो रिमेनिंग अमाउंट है 400 रुपए वो कोई नहीं देगा, वो हो जाएगा लॉस बाय फायर रिमेनिंग अमाउंट। तो वो कितनी हो गई, तो आप लोग 2000 रुपीज में से 1600 रुपए माइनस करेंगे तो 400 रुपए जो बचे वो हो गया हमारा लॉस बाय फायर। तो अब यहां पे कौन सी चीज कहां पे रिकॉर्ड होगी, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस फ्रॉम परचेस होता है, क्योंकि गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, जो भी हो वो ट्रेडिंग डेबिट परचेस में माइनस किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देने वाली है वो बैलेंस शीट में असेट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, और 400 रुपए जो कोई नहीं देने वाला रिमेनिंग अमाउंट, ये हमारे लिए लॉस हो गया, तो वो आएगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। क्लियर? तो यहां पे सिर्फ परचेस ऐसी चीज है ट्रायल बैलेंस की जिसको इफेक्ट हो रहा है, तो हमें अंडरलाइन करनी होगी। तो यहां पे हम लोग परचेस को अंडरलाइन कर देते हैं, आप लोग अंडरलाइन करोगे, मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। ये क्लियर हो गया सब लोगों को? चलिए, इसके बाद यहां पे हमारे मेन एडजस्टमेंट सारे खत्म हुए, क्योंकि 9th नंबर का एडजस्टमेंट है। पर 9th एडजस्टमेंट में क्या कहा है जरा ध्यान से देखो, 10% कमीशन इज पेएबल टू जस्ट फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट। मतलब कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, चैप्टर नंबर 1 में शॉर्ट सम में हमने जो सीखा था उसके ऊपर का पॉइंट है। तो ये हम तब कर पाएंगे जब हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर पहुंचे। तो ये जो एडजस्टमेंट है दोस्तों, वो लास्ट में जब हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस ढूंढेंगे तब सॉल्व हो पाएगा, यहां पे अभी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हमें प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद हमारा एक हिडन एडजस्टमेंट है जो कि ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले तो टोटल इंटरेस्ट कितना होता है, हम लोग यहां पे लिखते हैं टोटल इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो आप लोग, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट का रेट है 6%, और 1 अप्रैल 2016 से ही ये
इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मतलब पूरे साल का, मतलब एक, अब ये लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 10,000 के 6%, तो आप कैलकुलेटर पे चेक करो। 10,000, वैसे तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हो सकता है, पर कोई भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना रहे इसलिए मैं सारी की सारी चीजें डिटेल में समझा रहा हूं। तो 600 रुपीज ये टोटल इंटरेस्ट होता है, जिसमें से आप लोग देखो कि हमको ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कितना दे दिया है। तो यहां पे हमने हाईलाइट किया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस में हमको ऑलरेडी 300 रुपीज तो इंटरेस्ट मिल गया है, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, जो कि हमें कैसे पता चला, तो गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो ये 300 रुपए तो मिल गए हैं, तो बाकी कितना बचा, तो बाकी सिर्फ अब 300 रुपए बचे हैं। तो यहां पे लिखेंगे रिमेनिंग, और आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो कि कितना बचा 300। तो इसकी दो इफेक्ट, एक P&L में क्रेडिट साइड पे ये इंटरेस्ट में प्लस कर देना पड़ेगा, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे ये रिकॉर्ड होगा क्योंकि मिलना बाकी है। तो यहां पे दोस्तों हमारे सारे एडजस्टमेंट्स के भी वर्किंग खत्म हुए। इसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग गए वो सारे के सारे प्रॉपरली नोट डाउन कर दो। अब यहां पे आपका आखिरी एडजस्टमेंट का वर्किंग हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोग क्या करोगे, टेबल बनाना शुरू करोगे। तो सबसे पहले पेज पे सिर्फ एक ही टेबल बनेगा, वो बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट का। तो पहले टाइटल लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ यस एंड जस फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। आप पेज को बीच में से फोल्ड करोगे इंक्लूडिंग मार्जिन, जो कि मैं आपको आगे के एग्जांपल्स में बता चुका हूं। तो ये आपकी सेंटर लाइन हो जाएगी। वहां से लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट बनेगा उस पे ऊपर आप लिखोगे डेबिट, राइट साइड पे लिखोगे क्रेडिट। डेबिट साइड पे दो कॉलम, पहला पर्टिकुलर, दूसरा अमाउंट रुपीस। उसी तरह से दो कॉलम राइट साइड पे, पर्टिकुलर, अमाउंट रुपीस, और एक पेज पे सिर्फ ये ट्रेडिंग अकाउंट का टेबल। देन दूसरे पेज पे इसी तरह से आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टेबल, सेम टाइटल बना के यहां पे देख के आप कर सकते हो। फिर तीसरे पेज पे आप दो टेबल एक ही पेज पे कवर कर सकते हो, वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आधे पेज पे, और उसके नीचे ही आप लोग बना दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में याद रखना दोस्तों, जितने पार्टनर्स हो उतने अमाउंट के कॉलम आएंगे। तो यहां पे यस एंड जस्ट दो कॉलम लेफ्ट साइड पे, सिमिलरली दो कॉलम राइट साइड पे। और फोर्थ नंबर पे पेज पे आप लोग बनाओगे बैलेंस शीट ऑफ यस एंड जस्ट एज ऑन 31 मार्च 2017। लेफ्ट साइड पे कैपिटल एंड लायबिलिटी, राइट साइड पे अमाउंट रुपीस, यहां पे राइट साइड पे असेट एंड अमाउंट रुपीस। तो चलिए यहां पे वीडियो को पॉज करके इस तरह से ये सारे के सारे टेबल्स ड्रॉ कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो अगर आपने टेबल ड्रॉ कर दिए हैं तो हम ट्रायल बैलेंस में जो बाइफरकेशन लिखा है उसको एक एक चीज पढ़ के यहां पे फाइनल अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं। देखो सबसे पहले दिया है ड्राइंग, तो ऑब्वियस है कि ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। तो यहां पे डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे टू ड्राइंग, और यस की अमाउंट है ड्राइंग की 8,000 और जस की अमाउंट है 4,000। उसके बाद दिया है दोस्तों स्टॉक, तो स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे रहेगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, और उसकी वैल्यू यहां पे दी हुई है 24,000। उसके बाद दिया है कस्टमर्स यानी कि डेटर्स, जो कि आते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड पे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कस्टमर या तो डेटर्स, याद रखना, और उसकी वैल्यू है 29,000। पर अमाउंट इनर कॉलम में रखेंगे क्योंकि हमने अंडरलाइन किया है 3 एडजस्टमेंट आने वाले हैं, तो उसके नीचे कम से कम 3 लाइन आप लोग ड्रॉप करोगे। उसके बाद है परचेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे परचेस, पर इसकी अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में रखेंगे 1,30,800, क्योंकि यहां पे परचेस रिटर्न भी है, गुड्स विड्रॉन है और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 3 लाइन कम से कम इसके नीचे आपको ड्रॉप करनी होगी। और उसके बाद दिया है वेजेस, वेजेस पे भी एडजस्टमेंट है तो उसकी भी अमाउंट इनर कॉलम में रहेगी। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं वेजेस और अमाउंट उसकी दिया है 2,000। उसके बाद है दोस्तों बिल्स रिसीवेबल, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में चला जाएगा बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू है 6,000 रुपीस। उसके बाद है 6% इन्वेस्टमेंट,
तो 6% इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट में असेट साइड देखो एडजस्टमेंट है, पर इसकी अमाउंट आउटर कॉलम में लिखनी होगी, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट होता है वो दोस्तों इन्वेस्टमेंट में प्लस नहीं होता बल्कि अलग से लिखा जाता है। तो यहां पे हम लोग ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कि 10,000 है इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद है सैलरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे हमें लिखना है सैलरी, सीधी अमाउंट आउटर कॉलम में 12,000। उसके बाद दिया है कैश बैलेंस, कैश बैलेंस बैलेंस शीट में असेट साइड पे आता है, तो यहां पे असेट साइड पे हम लोग लिखेंगे कैश बैलेंस अमाउंट 3,500। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड एडजस्टमेंट है, तो पी एंड एल में डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड पर अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में 1,400। उसके बाद यह दोस्तों गुड्स रिटर्न, और ये डेबिट साइड है यानी कि सेल्स रिटर्न है, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे पहले हम लिखते थे सेल्स माइनस रिटर्न, और ये जो सेल्स रिटर्न की वैल्यू है उसको हम यहां पे लिख देंगे 2,400, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये अमाउंट को माइनस करना है हमें। उसके बाद बेड डेट पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो यहां पे हम लिखेंगे बेड डेट और इसकी अमाउंट इनर कॉलम में रखेंगे जो कि ये 400। इसके अंडर तीनों एडजस्टमेंट वाली वैल्यू जो है हमें कंसीडर करनी है, तो मैं यहां पे लिख ही देता हूं प्लस बेड डेट एडजस्टमेंट प्लस बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट, ये टेबल हमको पता ही, हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, एंड माइनस बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस जो कि इसी में से हमें माइनस करना है। तो अभी सिर्फ बेड डेट की वैल्यू है तो उसको हम लिख दिया 400 रुपए। उसके बाद दिया है स्टेशनरी एक्सपेंस जिसमें भी एडजस्टमेंट है, तो उसकी भी वैल्यू इनर कॉलम में स्टेशनरी एक्सपेंस वैल्यू है 2,300। उसके बाद मोटर कार बैलेंस शीट में एडजस्ट एसेट साइड पे और एडजस्टमेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे 52,000। उसके बाद है बिल्डिंग जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू हम लोग सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे 60,200। और प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस ये भी सीधा बैलेंस शीट में असेट साइड पे, तो प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस सीधा आउटर कॉलम में 1,200। तो देखो दोस्तों यहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड बेस जो सारी अमाउंट दी थी उसका रिकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड पे इंफॉर्मेशन दी है उसको एक एक करके लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले दिया है कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो यस की कैपिटल दी हुई है हमें 50,000 और जस की कैपिटल दी है 40,000, तो उसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद है सप्लायर्स यानी कि क्रेडिटर्स, तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आते हैं, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे सप्लायर्स जिसकी वैल्यू हमें एग्जांपल में दी है 16,400 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में इसकी अमाउंट लिख देंगे। देन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हमने ऑलरेडी नाम तो मेंशन किया हुआ ही है, तो उसके अंदर वैल्यू लिख देते हैं 2,04,000 और कोई एडजस्टमेंट यहां पे नहीं है तो सेल्स की वैल्यू फाइनल करके आउटर कॉलम में लिख देते हैं। देखो 2,04,000 सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 2,400, तो बैलेंस कितना बचा 2,01,600, तो यहां पे लिख देंगे 2,01,600 आउटर कॉलम में। उसके बाद दिया है बिल्स पेएबल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में बिल्स पेएबल और इसकी वैल्यू है 8,000 रुपए। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पी एंड एल में क्रेडिट साइड पे और एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 रुपीज। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है बैंक ओवरड्राफ्ट की 24,260। उसके बाद दिया है हमें गुड्स रिटर्न, ये परचेस रिटर्न है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेस में से माइनस होगा, तो यहां पे माइनस रिटर्न जिसकी वैल्यू दी है 2,800।
पर अभी हम लोग इसको माइनस करके आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे एडजस्टमेंट बाकी है। उसके बाद दिया है रेंट रिसीव्ड, पी एंड एल में क्रेडिट साइड पे और एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे रेंट रिसीव्ड जिसकी वैल्यू है 600 रुपीज। डिस्काउंट रिसीव्ड, इसमें भी एडजस्टमेंट है तो इसकी भी वैल्यू हम लोग इनर कॉलम में रखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड 400। बेड डेट रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे हमने टेबल बनाया है और यहां पे लिखा है बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस वाला माइनस होता है तो यहां पे हम लोग माइनस कर देंगे इसकी वैल्यू जो कि है 2000। तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस करने हैं। उसके बाद है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यहां पे देखो हमने लिख दिया है ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे माइनस फ्रॉम परचेस तो यहां पे माइनस करेंगे माइनस गुड्स विड्रॉन और इसकी वैल्यू है 740। और उसके बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेस, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे तो यहां पे हम लोग लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। तो दोस्तों यहां पर हमारी ट्रायल बैलेंस की सारी इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड कर दी। अब हमारा काम क्या है, तो एक एक करके सारे एडजस्टमेंट का पोस्टिंग हम लोग करते हैं। तो चलिए एडजस्टमेंट के पोस्टिंग पे शुरू हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों हमारा पहला एडजस्टमेंट क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला। कैपिटल का हमने इंटरेस्ट 2500 एंड 2000 ढूंढ लिया, ड्राइंग का इंटरेस्ट 400 और 200 तो इसको रिकॉर्ड कर देते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसमें यस की अमाउंट है 2500 और जस की अमाउंट है 2000 और इन दोनों का टोटल करेंगे तो आउटर कॉलम में जाएंगे 4500। और इसकी दूसरी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि है 2500 एंड 2000। दूसरा पार्ट इसी में था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि 400 और 200 है तो यहां पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसमें पहला है यस जिसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 400 और दूसरा है जस जिसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 200 तो इन दोनों का टोटल 600 आउटर कॉलम है। और इसकी दूसरी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे तो यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 400 एंड 200। उसके बाद हमारा सेकंड एडजस्टमेंट था दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक का। देखो आपने वर्किंग लिखा होगा 12,000 रुपीज तो इसकी दो इफेक्ट, एक पार्टनर में यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा तो यहां पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 12,000 क्योंकि जो कम था वो कंसीडर करना था और हमने 12,000 ढूंढ लिया था। और इसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 12,000। उसके बाद थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस 500 रुपए तो उसको पी एंड एल में डेबिट साइड पे स्टेशनरी में प्लस करना था, प्लस आउटस्टैंडिंग 500 तो 2300 प्लस 500 करेंगे तो आउटर कॉलम में जाएंगे 2800 और ये आउटस्टैंडिंग थे तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस और अमाउंट 500 रुपीज और प्रीपेड वेजेस थे 400 जिसकी दो इफेक्ट, एक वेजेस में से माइनस करना था माइनस प्रीपेड तो ये 2000 में से 400 को माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में जाएगा 1600 और ये प्रीपेड थे तो उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे प्रीपेड वेजेस 400। ये क्लियर हुआ दोस्तों आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट था फिफ्थ नंबर का रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200 एंड डिस्काउंट रिसीवेबल 40। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200 तो रेंट रिसीव्ड जो कि पी एंड एल क्रेडिट लिखा है उसमें से माइनस करना होगा, माइनस रिसीव्ड इन एडवांस तो 200 रुपए एडवांस में रिसीव हो गए तो उसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आउटर कॉलम में जाएगी 400 रुपए। यहां पे ये 600 में से 200 माइनस किए
और ये दूसरी 200 रुपए की दूसरी इफेक्ट जाएगी, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या तो फिर प्री रिसीव्ड रेंट भी कह सकते हैं 200 रुपए। जबकि डिस्काउंट रिसीवेबल है 40 रुपीज का, तो ये डिस्काउंट में प्लस होता है, तो P&L में क्रेडिट साइड पे प्लस, रिसीवेबल यानी कि आउटस्टैंडिंग या तो अक्रूड जो कि है 40 रुपीज, तो उसको प्लस करेंगे तो आउटर कॉलम में जाएंगे 440, और ये 40 की दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे, यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीवेबल अमाउंट 40। क्लियर? उसके बाद सबसे फेवरेट वाला, सबसे बड़ा वाला एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर, पहले 1000 बेड डेट, फिर बेड डेट रिजर्व 1400 और फिर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 532। तो चलिए पहले डिस्काउंट, पहले हम लोग बेड डेट का ही लिख देते हैं। बेड डेट एडजस्टमेंट की 1000 दी हुई है तो यहां पे प्लस 1000 और बेड डेट रिजर्व है 1400, तो ये दोनों P&L में डेबिट साइड पे, दोनों की इफेक्ट P&L में डेबिट साइड पे प्लस करनी है। तो पहले तो यहां पे बेड डेट की सारी चीज हो गई, तो इसका बैलेंस क्या आएगा चेक कर लेते हैं। 400 बेड डेट ट्रायल बैलेंस के प्लस बेड डेट एडजस्टमेंट 1000 प्लस बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 1400 माइनस ट्रायल बैलेंस का बेड डेट रिजर्व 2000, तो 800 बैलेंस बचा। इसको हम लोग आउटर कॉलम में ले जाएंगे और ये बेड डेट और बेड डेट रिजर्व की दूसरी इफेक्ट डेटर्स में से माइनस करनी है, तो माइनस बेड डेट एडजस्टमेंट 1000 माइनस बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 1400। उसके बाद उसी में से डिस्काउंट रिजर्व 2%, क्योंकि 532 की वैल्यू होती थी तो उसको भी माइनस कर देंगे, ये एडजस्टमेंट डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट वैल्यू हमने ढूंढ ली है 532। तो यहां पे हम लोग डेटर्स की सारी वैल्यू का कैलकुलेशन करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं, 29,000 माइनस 1000 माइनस 1400 माइनस 532, तो वैल्यू क्या हो गई 26,068, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे। और ये डिस्काउंट रिजर्व 532 की दूसरी इफेक्ट P&L में डेबिट साइड पे डिस्काउंट में प्लस करेंगे, प्लस डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट 532, तो इसको प्लस करेंगे तो इसकी अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगी 1932। उसके बाद मोटर कार के ऊपर डेप्रीसिएशन वाला हमारा 7th एडजस्टमेंट, 10% के हिसाब से डेप्रीसिएशन की वैल्यू 5200 हमने ढूंढ ली है P&L में डेबिट साइड, मोटर कार में से माइनस असेट साइड पे, तो यहां पे हम लिख देते हैं डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार 5200 और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड में से, असेट में से माइनस, तो यहां पे मोटर कार में से माइनस डेप्रीसिएशन 5200, तो इसकी अमाउंट हम देखते लेते हैं कि आउटर कॉलम में कितने जाएंगे, तो 52,000 माइनस 5200 का डेप्रीसिएशन, तो 46,800 ये आउटर कॉलम में ट्रांसफर होंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आया था गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2000 का, जिसकी एक इफेक्ट परचेस में से माइनस है, इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देने वाली है वो बैलेंस शीट में असेट साइड, और डिफरेंस 400 रुपए जो कोई नहीं देगा वो लॉस P&L डेबिट। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं, पहले गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है तो इसमें से माइनस होगा, माइनस गुड्स बर्न्ड वैल्यू 2000, तो पहले तो यहां पे परचेस की सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई है तो इसका बैलेंस ढूंढ लेते हैं। देखो पहले 1,30,800 माइनस 2,800 माइनस 740 माइनस 2000, तो आउटर कॉलम अमाउंट जाएगी 1,25,260। उसके बाद यहां पे 600 रुपए 1600 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो कि हमें 1600 रुपीस देने वाली है,
और 400 रुपए कोई नहीं देगा, जो कि हमें लॉस होने वाला है। तो पी एंड एल में डेबिट साइड पे लॉस बाय फायर 400 रुपीस। क्लियर दोस्तों। और उसके बाद यहां पे जो 10% कमीशन वाला एडजस्टमेंट है वो तो लास्ट में सॉल्व करना है, हमको ऑलरेडी पता है कि जब डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तब देखेंगे। तो इसके बाद एक हिडन एडजस्टमेंट जिसकी इफेक्ट 300 रुपए से हमें पास करनी है पी एंड एल में क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में असेट साइड पे। तो यहाँ पे पी एंड एल में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं प्लस येट टू बी रिसीव्ड या फिर आउटस्टैंडिंग टू रिसीव 300 रुपए। तो इसका आप टोटल करोगे तो 300 प्लस 300 आउटर कॉलम में जाएंगे 600। और ये 300 की दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट 300 रुपीस। क्लियर। तो दोस्तों अब हमारी सारी चीजों का पोस्टिंग हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो देखो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते हैं यहां पे, जो कि है 2,01,600 प्लस 12,000। तो देखो 2,13,600, तो यहां पे हम लिखेंगे 2,13,600। जब भी टोटल लिखते हैं तो नीचे डबल लाइन की जाती है और ऊपर सिंगल लाइन, और ये सेम टोटल हम लोग डेबिट साइड पर भी लिखेंगे। और इसमें से डेबिट साइड की सारी अमाउंट्स को हम लोग माइनस करते हैं, मतलब कि माइनस 24,000 माइनस 1,25,260 माइनस 1,600। तो बैलेंस क्या बचा, 62,740। तो यहां पे हम लिखेंगे 62,740 और इसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होता है दोस्तों, पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 62,740। और अब हमें क्या करना है, तो पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड पे देखो 62,740 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 440, तो टोटल क्या हो गया 64,180। तो यहां पे लिख देंगे, नीचे डबल लाइन ऊपर सिंगल लाइन 64,180। और इस टोटल में से डेबिट साइड की सारी अमाउंट्स को माइनस करेंगे, मतलब कि माइनस 12,000 माइनस 1932 माइनस 800 माइनस 2800। पर दोस्तों यहां पे एक गलती हो गई है मुझसे, देखो मैं यहां पे ग्रीन कलर की पेन से ये करेक्शन कर रहा हूं ताकि आप लोग भी इसको अच्छे से चेक कर सको। यहां पे ये 2300 है, वो एक्चुअली में ऑफिस एक्सपेंस है। तो मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं, नीचे देखो ध्यान से, ऑफिस एक्सपेंस जो कि हमारे एग्जाम्पल में हमको दिए हुए हैं 2300, वो आउटर कॉलम में आएंगे। और यहां पे जो स्टेशनरी है उसकी वैल्यू दी हुई है 800 रुपए। देखो ट्रायल बैलेंस में हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये रहा। आपको कोई गलती ना हो जाए या कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। देखो ये स्टेशनरी एक्सपेंस 800 है और ये ऑफिस एक्सपेंस है 2300। तो मैं ये फिर से यहां पे करेक्ट करके लिख रहा हूं। तो देखो यहां पे स्टेशनरी एक्सपेंस 800 प्लस उसमें आउटस्टैंडिंग जो एडजस्टमेंट के आए थे 500, तो वो यहां पे हो जाएंगे 1300 रुपए। क्लियर। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। और अब हम लोग माइनस का काम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये 800 रुपए हमने लास्ट में माइनस किए, उसमें से आगे माइनस होगा 5200 माइनस 400 माइनस 2300 माइनस 1300। तो बैलेंस देखो 40,248 वो यहां पे आएगा। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं 40,248 और इसे हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट। इस चीज को जरा आप लोग ध्यान से फिर से एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैंने यहां पे ये एक चीज का करेक्शन किया है। अब जो नेट प्रॉफिट आया दोस्तों, उसको हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड पे।
तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट 40,248। उसके बाद हम लोग यहां पे क्या करेंगे, टोटलिंग और बैलेंसिंग। और ध्यान रखना दोस्तों, ये P&L एप्रोप्रिएशन आया तो यहां पे हमें जो जज को कमीशन देना है वो चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पे 40,248 प्लस 600, तो बैलेंस मतलब टोटल आया 40,848। ये टोटल हम लोग यहां पर भी लिख देंगे। और इसमें से देखो दोस्तों, हम लोग डेबिट साइड की अमाउंट यानी कि 4,500 को माइनस करेंगे तो बैलेंस बचता है 36,348। पर यहां पे हमें जस को कमीशन देना है जो कि 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं जस कमीशन, जो कि हमें आखिरी सॉल्व करना था, ये वाला एडजस्टमेंट है जो कि डिविजिबल प्रॉफिट आया उसके 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यानी कि इंटू 10 अपॉन 110, तो अमाउंट 3304.36 यानी कि पॉइंट के बाद 5 से छोटी अमाउंट है तो हम लोग कंसीडर करेंगे 3304। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 3304। और ये अमाउंट कैसे आई वो भी लिख देते हैं, 36,348 इंटू 10 अपॉन 110 हमने किया। और ये 3304 की दूसरी इफेक्ट जस का कमीशन है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कमीशन अकाउंट और जस के कॉलम में 3304। क्लियर। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फिर से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो हमने बैलेंस ढूंढा था 40,848 माइनस 4,500, तो 36,348 आए थे, उसमें अब ये कमीशन की अमाउंट भी हम माइनस कर देंगे, मतलब माइनस 3304, तो वैल्यू आ जाएगी 33,044, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट यस और जस के बीच में उनके P&L रेशियो में, जो कि इस एग्जांपल में इक्वल है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां पे करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2, तो 16,522 दोनों के लिए। और इसको फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों का 16,522। और अब हमें क्या करना है, तो कैपिटल अकाउंट का टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो यहां पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पहले हम लोग यस का देख लेते हैं, तो 16,522 प्लस 2,500 प्लस 50,000 यस का, तो टोटल हो जाता है 69,022। और इसी सेम टोटल को हम लोग डेबिट साइड पर भी लिख देते हैं और डेबिट साइड पर बाकी की अमाउंट को माइनस करते हैं, मतलब कि माइनस 8,000 एंड माइनस 400, तो बैलेंस आया 60,622। और उसी तरह से अब लोग जस्ट का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का पहले 40,000 प्लस 2,000 प्लस 3304 कमीशन प्लस 16,522, तो टोटल हो गया 61,826। और इसी टोटल को हम लोग डेबिट साइड पर भी लिख देंगे और डेबिट साइड की अमाउंट को इसमें से माइनस करते हैं, तो माइनस 4,000 माइनस 200, तो बैलेंस आया 57,626। इसको हम लोग क्या कहेंगे, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो कि कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। तो उसको कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आया उसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, तो लायबिलिटी साइड पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल, जिसमें पहला है यस, जिसकी कैपिटल का बैलेंस हमें मिला 60,622, और उसके बाद है जस, जिसका बैलेंस हमने ढूंढा 57,626। तो अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं, तो ये 57,626 प्लस 60,000
622, तो यहां पे टोटल होता है 1,18,248। इसके अंदर हम लोग बाकी की जो लायबिलिटी की अमाउंट है वो प्लस करते जाते हैं, प्लस 16,400 प्लस 8,000 प्लस 24,260 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 200, यानी कि 1,68,108। तो लिख देते हैं यहां पे 1,68,108, नीचे डबल लाइन ऊपर सिंगल लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो असेट साइड का टोटल करते हैं। तो देखो असेट साइड पे 26,068 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 3,500 प्लस 46,800 प्लस 60,200 प्लस 1,200 प्लस 12,000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 1,600 प्लस 300। तो चेक करो कितना हुआ टोटल, एग्जैक्टली 1,68,108। लायबिलिटी जितना ही, बल्ले बल्ले, एंजॉय, जलसा करो, एग्जाम्पल टैली हो गया। तो यहां पे हम लिख देंगे 1,68,108, और इसी तरह से आप पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट करोगे तो आपको फुल मार्क्स आपके एग्जाम में सिक्योर्ड हो जाएंगे। सो दोस्तों यहां पे हमारा ये एग्जाम्पल खत्म हुआ। यहां पर आप इसको अच्छे से समझ के जो भी चीज आपकी बुक में लिखनी बाकी है इसको अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए। एंड आई होप कि ये पूरा एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इस एग्जाम्पल को एक और बार प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस बन जाए। सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।